Hi guys, welcome to Abhyas classes. I am your educator Pratik Morwal. In this session, we are going to discuss about a recently development between the relationship of India and USA. डेवलपमेंट क्या है? ये है डोनाल्ड ट्रम्प यूएसए के प्रेसिडेंट। इन्होंने इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ इंपोज किया है। साथ ही साथ एक पेनल्टी भी इंडिया के ऊपर डाली है। ये पेनल्टी क्यों और किस वजह से डाली है, इन सारी बातों की चर्चा हम इस सेशन में करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे एज अ अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प का ये सेकंड टेन्योर था। फर्स्ट टेन्योर में इंडिया और डोनाल्ड ट्रम्प के रिलेशन काफी अच्छे रहे। चाहे हम बात करें मिलिट्री एग्रीमेंट जिसमें कॉमकासा और लेमोआ एग्रीमेंट था, जो कि काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट था, ये इनके फर्स्ट टेन्योर में साइन हुआ था। डोनाल्ड ट्रम्प का अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम के इनोग्रेशन के टाइम आना, या फिर नरेंद्र मोदी का हाउडी मोदी प्रोग्राम जो कि यूएसए में हुआ था, ये इनके फर्स्ट टेन्योर के टाइम पे हुआ था। लेकिन सेकंड टेन्योर में डोनाल्ड ट्रम्प एकदम अलग पर्सनैलिटी बन के सामने आए हैं, एक इगोइस्ट पर्सन बन के सामने आए हैं, क्योंकि इनका एक ही एजेंडा है जो कि है मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये अमेरिका को फिर से ग्रेट बनाना चाहते हैं। जो डॉलर का इनकी करेंसी है, डोमिनेंस कम होता जा रहा है, उसको फिर से स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। इसके लिए ही इन्होंने आते के साथ ही पूरे वर्ल्ड का इकोनॉमिक ऑर्डर हिला दिया और टैरिफ की धमकियां देने लगे। इसके लिए इन्होंने एक रेसिप्रोकल टैरिफ की व्यवस्था की। रेसिप्रोकल टैरिफ में क्या होता है? आप यानी कि कोई कंट्री अमेरिका की किसी कमोडिटी पे जितने परसेंट का टैरिफ टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी सेम परसेंट का टैरिफ उस सेम कमोडिटी पे दूसरे कंट्री पे लगाएगा। इस रेसिप्रोकल टैरिफ के अंतर्गत ही इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ लगाया गया है। गॉट इट? अब इंडिया और यूएसए के रिलेशन हालिया कुछ दिनों में खट्टे और मीठे चलते आए हैं। ऐसा भी माना जा रहा था कि इंडिया और यूएसए के बीच में एक ट्रेड डील साइन होने वाली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाई, जिसकी वजह से इंडिया के ऊपर 1 अगस्त 2025 से ये 25% का टैरिफ इम्पोज हुआ। तो आइए देखते हैं इसके अदर क्या रीजन है। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट रीजन, ट्रेड इम्बैलेंस एंड बैरियर्स। डोनाल्ड ट्रम्प का ये मांगना है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं अमेरिकन जिसको इंडिया एंट्री नहीं देता है या फिर उन पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, जिसमें है डेयरी प्रोडक्ट्स, ऑटोमोबाइल्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, फार्मान्यूटिकल्स, टेक एंड डिजिटल गुड्स। यूएसए और इंडिया का जो ट्रेड डेफिसिट है वो है 2024 में 45.7 बिलियन डॉलर, जो कि डोनाल्ड ट्रम्प का मानना है बिल्कुल अनफेयर सिस्टम है। इंडिया के साथ इतना ट्रेड डेफिसिट हम बियर नहीं कर सकते। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन जो कि पेनल्टी का भी रीजन है, आप समझिए इसको। रशिया और यूक्रेन का युद्ध चलता आ रहा है कब से? 2022 से। ठीक है। यूएसए क्या कर रहा है? यूएसए और वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है। एक बार आप पीछे चलिए, वर्ल्ड वॉर सेकंड में। वर्ल्ड वॉर सेकंड जब खत्म हुआ तो पूरा वर्ल्ड ऑर्डर दो भागों में डिवाइड हो गया। पहला था जिसको लीड कर रहा था यूएसए, जो कि एक कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। दूसरा था जो कि है यूएसएसआर, जिसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था कब? 1991 में। और ये एक सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता था। ठीक है। अब 1991 में यूएसएसआर का हम बोल सकते हैं उत्तराधिकारी कौन था? रशिया। यूएसए और रशिया के बीच में रिफ्ट चलता ही आ रहा है। लेकिन जो ये ग्रुप था यूएसए और अदर वेस्टर्न कंट्रीज का, जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करते थे, उन्होंने एक ग्रुप की फॉर्मेशन की जो कि एक मिलिट्री ग्रुप था, वो था नाटो। ठीक है। नाटो ग्रुप बनने के बाद क्या होता है कि जो भी कंट्री नाटो ग्रुप का मेंबर है, अगर उस पर किसी अदर कंट्री ने अटैक किया तो पूरा नाटो ग्रुप एक्टिव हो जाएगा और जितनी भी कंट्रीज है इंक्लूडिंग यूएसए सामने वाली कंट्री पे अटैक कर देगी। ठीक है। तो एक काफी ज्यादा पावरफुल ग्रुप है। तो यूक्रेन क्या कर रहा था? इसी को ज्वाइन करना चाहता था। और यूक्रेन क्या है? रशिया का नेबर कंट्री है। रशिया क्या कहता था कि अगर यूक्रेन ने नाटो को ज्वाइन कर लिया तो हमारा जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उस पर एक तरीके से खतरा आ जाएगा, हमारे इंटरनल जो सिक्योरिटी है उस पर खतरा आ जाएगा। हम हमारी सॉवरेनिटी को बचाने के लिए, हमारे इंटरनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या चाहते हैं? हम यूक्रेन पे हमला करना चाहते हैं। और इन्होंने 2022 में हमला कर दिया। अब यूएसए और अदर वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या किया? रशिया को आइसोलेट कर दिया, उस पर काफी ज्यादा सैंक्शंस डाल दिए, है ना, उसकी इकोनॉमी को खत्म करने के लिए। लेकिन रशिया ने उस टाइम पे, उसको हथियार भी चाहिए थे युद्ध लड़ने के लिए, तो उन्होंने क्या किया? जो उसका क्रूड ऑयल था यानी कि कच्चा तेल, वो सस्ते दामों में बेचना स्टार्ट कर दिया। और इंडिया और रशिया के तो वैसे ही अपने आप में अच्छे रिलेशन है, इंडिया ने इस मौके का फायदा उठाया और रशिया से ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर दिया। तब से लेकर अभी तक अगर हम बात करें तो इंडिया ने 124 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल रशिया से खरीद लिया है। इसके साथ साथ इंडिया का
रशिया के साथ काफी लंबा डिफेंस डील्स भी चलती आ रही है, मिलिट्री इक्विपमेंट भी हम परचेज करते हैं, जिसमें S-400 मिसाइल सिस्टम की हम बात करें तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी काम आया था। टैंक्स की बात करें, सबमरीन्स की बात करें, फाइटर जेट्स की बात करें, ये सारी चीजें हमने किससे खरीदी है? रशिया से खरीदी है। डोनाल्ड ट्रंप का ये मानना है कि दुश्मन के दोस्त के साथ ट्रेड करना बिल्कुल भी सही नहीं है। दुश्मन यानी कि हमारा दुश्मन और वेस्ट का दुश्मन। ठीक है। एक और जो हिडन चीज है, जो डिस्क्लोज नहीं हुई है या फिर डेटा में नहीं आ रही, वो ये है कि यूएसए ने इंडिया के लिए फिफ्थ जनरेशन के फाइटर जेट्स को ऑफर किया था। इंडिया को फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट चाहिए, और यूएसए ने क्या किया? F-35 इनका फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट इंडिया को ऑफर किया। ठीक है। सेम टाइम पे रशिया ने Su-57 फिफ्थ जनरेशन का फाइटर जेट इंडिया को ऑफर किया। अब इंडिया कंफ्यूजन में आ गया कि कौन सा वाला खरीदा जाए। अब F-35 तो इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है, इसको बिल्कुल नहीं खरीदने वाला है। ठीक है। हो सकता है कि Su-57 की डील इंडिया और रशिया की हो जाए, इस बात से भी ट्रम्प चिड़े हुए हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम इसका रीजन देखते हैं। सैंक्शंस रशिया एक्ट ऑफ 2025। यूएस की जो कांग्रेस है, ठीक है, उन्होंने एक एक्ट लाया है। कौन सा है? सैंक्शनिंग रशिया एक्ट। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या है? जो नॉन नेटो कंट्रीज है या फिर नॉन यूरोपियन यूनियन पार्टनर्स कंट्रीज है, यानी कि वेस्ट की कंट्री और यूएसए लेड कंट्रीज, वो क्या करेगी? अगर रशिया से ऑयल या वेपन्स को परचेज करेगी तो उनके ऊपर लगभग अप टू 500% का टैरिफ लगाया जाएगा। ठीक है। इसके साथ साथ एक और रीजन है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप चिड़े हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को क्या चाहिए था? नोबल पीस प्राइज चाहिए था। ठीक है। नोबल पीस प्राइज चाहिए। अब इनको क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि जहां पे भी युद्ध होता है ये एकदम आ जाते हैं कि मैं हूँ परमात्मा, मैं ही कराऊंगा सीज फायर। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अभी जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, इंडिया का क्रैकडाउन चल रहा था आफ्टर द पहलगाम अटैक, तो ये बीच में आके नेता बने और इन्होंने बोला कि मैंने सीज फायर करा दिया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जबकि इंडिया का ये स्टांस है कि कोई भी थर्ड कंट्री ने इंटरफेयर नहीं किया है, ये हमारा डिसीजन है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया है, ना कि खत्म किया है और ना कि किसी के कहने पे किया है। हो सकता है ऑपरेशन सिंदूर का 2.0 वर्जन भी सामने आ जाए, ठीक है, क्रैकडाउन करने के लिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मैंने कराया है। अगर यही बात है तो संसद में जब इस पर डिबेट चली, इंडिया की पार्लियामेंट में जब इस पर डिबेट चली, तो यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड बोला गया है कि इंडिया ने किसी भी थर्ड कंट्री के दबाव में आके क्रैकडाउन करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को पोस्ट नहीं किया है। इंडिया का यही बोलना है कि अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का भी इन पे कॉल आया था, लेकिन ये कॉल भी 2 घंटे बाद पिक किया गया। तो इंडिया का ये खुद का स्टांस है, खुद का डिसीजन है कि ऑपरेशन सिंदूर को पोस्ट किया गया है। ठीक है। इसके साथ साथ हम देखेंगे कि इंडिया की जो एंगेजमेंट है रशिया के साथ क्या है। 40% का जो क्रूड ऑयल है वो कहाँ से आ रहा है? रशिया से आ रहा है, क्योंकि इंडिया का कंजप्शन भी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। ठीक है। अराउंड 60% का जो इंडिया का मिलिट्री इक्विपमेंट है वो कहाँ से आ रहा है? रशियन ओरिजिन होता है। 2024 की अगर हम बात करें तो 65 बिलियन डॉलर का ट्रेड हुआ है किसके बीच में? इंडिया और रशिया के बीच में। इंडिया हमेशा से ही एक रशिया को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है, लेकिन इंडिया हमेशा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फॉलो करता है, यानी कि वो किसी भी ग्रुप का पार्ट नहीं रहता है, पावर को बैलेंस करके चलता है, जो कभी कभी इंडिया के लिए उल्टा भी साबित होता है। अब हम देखेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर ही ऐसा क्रैकडाउन नहीं किया कि मैं इतना परसेंट का टैरिफ लगा दूंगा, आपको डरा दूंगा। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ये सेकंड टेन्योर में अपनी इगोइस्ट पर्सनैलिटी या फिर एक डेंजर पर्सनैलिटी बताते हुए क्या किया? अपने अलाइज को भी डराया है, जिसमें यूरोपियन यूनियन, जिन पे पहले 25% का टैरिफ लगने वाला था, अब कुछ ट्रेड डील होने के बाद उस पर 15% हो गया। सेम लाइक सब पे 25 to 30% का टैरिफ लगने वाला था। साउथ कोरिया पे क्या हो गया? 15% हो गया। इवन जापान, जापान देखिए आप, जो कि एक तरीके से यूएसए का एलाइज है, ठीक है, तो इस पे 15% का टैरिफ हो गया। इंडोनेशिया पे 19%, फिलीपींस पे 19%, वियतनाम पे 20%, यूनाइटेड किंगडम पे 10% का टैरिफ लगाए आफ्टर G7 ट्रेड एग्रीमेंट। अब जापान, साउथ कोरिया, यूरोपियन यूनियन, इन सबको क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा या कुछ डील हुई होगी उसको फुलफिल करना पड़ेगा। एक तरीके से प्रॉपर बिजनेसमैन वाला काम कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। और कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिन पे रेसिप्रोकल रेट्स काफी ज्यादा है। वो कौन सी है? ब्राजील है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है। अदर जो छोटी कंट्रीज हैं जो कि बिल्कुल बियर नहीं कर सकती, वो कौन सी है? लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, थाईलैंड, बांग्लादेश, सर्बिया, बॉस्निया, कजाकिस्तान, टूनिशिया, ये सारी कंट्रीज है जिन पे
25% से भी ज़्यादा का रेसिप्रोकल टैरिफ लगा हुआ है। इम्प्लीकेशंस क्या होंगे इसके? सबसे पहले तो ये देखिए शॉर्ट टर्म में क्या रहेगा, जो कि इंडिया के एक्सपोर्टर्स है उनको यूएसए का मार्केट एक्सेस नहीं होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे जो कम्पिटिटिवनेस है वो खत्म हो जाएगी। रूपी, इंडिया की जो करेंसी ऑब्वियस सी बात है थोड़ा कमजोर होने ही लगेगी, ट्रेड इम्बैलेंस होने लगेगा। इंडस्ट्रीज जो है जिसमें हम बात करें, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, इन सबको क्या होगा, शॉर्ट टर्म में तो अफेक्ट होने ही वाला। मीडियम टू लॉन्ग टर्म रिस्क क्या रहेगा? पूरे वर्ल्ड को पता था कि इंडिया और यूएसए के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, और इंडिया एक काफ़ी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बनने वाला है, क्योंकि यूएसए के चाइना के साथ रिलेशन खराब होते जा रहे हैं। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आने वाली थी। लेकिन अब क्या करेंगे, जो कि फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, एक बार रीथिंक करेंगे कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं। सेकंड, इसका लॉन्ग टर्म रिस्क क्या रहेगा, जो यूएस बेस्ड बायर्स हैं जिनको इंडियन प्रोडक्ट्स की आदत पड़ी हुई है। अब आप एक बात समझिए, अगर कोई चिप्स का पैकेट वहां पे $100 का बिकता होगा इंडिया का, अब उस पर 25% का टैरिफ आ गया तो $125 का वहां पे बिक रहा है। तो हो सकता है कि बाइंग कैपेसिटी बायर्स की इतनी हो नहीं, ठीक है। और एक बार अगर बायर्स जो हैं उनको दूसरा टेस्ट लग गया और कम यानी कि सस्ती चीज उनको मिलने लगी, तो वो इंडियन प्रोडक्ट की तरफ क्यों जाएंगे? तो हो सकता है यूएस बेस्ड जो बायर्स हैं वो शिफ्ट कर जाए। सप्लाई चेन में भी दिक्कत आने लगेगी, क्योंकि प्रोडक्शन भी उस अकॉर्डिंग होगा कि कितनी सप्लाई हो पाएगी वहां पे यानी कि यूएसए में, ठीक है। इन सारी तरीके की चीजों का दिक्कत आने वाला है इन टैरिफ की वजह से। डोमेस्टिक इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा? डोमेस्टिक यानी कि इंडिया का जो इकोनॉमी पे भी डेफिनेटली इम्पैक्ट आएगा। 25% का टैरिफ काफी ज्यादा होता है, और इससे रुपया की जो वैल्यू है वो डिक्लाइन होने लगेगी इन कंपैरिजन डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉलिटिकल रिएक्शंस क्या हैं इसके। अभी संसद में जैसे कि आपको बताया कि ऑपरेशन सिंदूर पे चर्चा हो रही है, उसी के साथ जब ये न्यूज आई कि 25% का टैरिफ इंडिया पे लगने वाला है, तो ऑपोजिशन पार्टीज ने सत्तारूढ़ पार्टी को ये ब्लेम किया है, ये एलिगेशन लगाए कि आप इस चीज के लिए पहले से प्रिपेयर क्यों नहीं थे, आपने ट्रम्प के साथ इतना बिगाड़ के क्यों रखा था, और आपने एक ट्रेड डील क्यों नहीं करी जब अदर जैसे यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया ने डील करी, तो आप क्यों नहीं कर पाए? तो एक तरीके से ये सत्तारूढ़ पार्टी का एक डिप्लोमेटिक फेलियर, ठीक है। ग्लोबल ट्रेड टेंशन क्या रहेगा? ऑब्वियसली बात है भाई, यूएसए और इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी में आते हैं, तो जब इन दोनों के बीच में ट्रेड वॉर स्टार्ट हो जाएगा तो जो सप्लाई चेन है उसमें दिक्कत आएगी, तो ग्लोबल जो ट्रेड टेंशन है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि दो गुट बन सकते हैं। मैन इंडियन जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो कि सबसे ज्यादा नुकसान झेलेंगे, उसमें कौन कौन से आएंगे? टेक्सटाइल्स एंड गारमेंट, ज्वेलरी एंड डायमंड, फार्मास्यूटिकल्स, आईटी सर्विसेज, ऑटो पार्ट्स एंड इंजीनियरिंग गुड्स। गॉट इट। नेक्स्ट हम देखते हैं जियो पॉलिटिकल इम्पैक्ट इसका क्या रहेगा। इंडिया को अब एक टाइम पे तो डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि वो किस साइड है, क्योंकि इससे इंडिया का ही काफी ज्यादा नुकसान होता है। इंडिया यूएसए के साथ एक क्वाड ग्रुप का भी मेंबर है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसी इंपॉर्टेंट कंट्रीज भी शामिल है। इंडिया का यूएसए के साथ डिफेंस टाइज भी है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, रशिया ने जो यूक्रेन पे हमला किया है उसका कभी भी भारत निंदा नहीं करता है, और यूएसए चाहता है कि भारत इसकी निंदा करे। इसी के संदर्भ में हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उन्होंने एक एक जगह उनसे पूछा गया कि आप रशिया की निंदा क्यों नहीं करते हैं, तो उन्होंने बोला कि पूरा वेस्ट या यूएसए ये समझता है कि जो उनकी प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, ये इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप इंडिया की प्रॉब्लम को पूरी वर्ल्ड की प्रॉब्लम नहीं समझते हो। तो इस तरीके के स्टेटमेंट काफी लंबे समय से आते रहे हैं, एक तरीके से रिफ्ट चलता ही आया है इंडिया और यूएसए रिलेशन। अब हम बात करें यूएस के मिक्स सिग्नल, यूएसए अभी भी डायलेमा में है कि इंडिया के साथ वो रिलेशन खराब करे कि ना करे, क्योंकि उन्होंने रशिया के साथ बिल्कुल कर दिए हैं, ठीक है। और एक बहुत बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग हब था चाइना, उसके साथ भी यूएसए का रिफ्ट चलता ही आया है। अब अगर यूएसए सबसे बड़े मार्केट इंडिया के साथ भी प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाएगा, तो उसको खुद को नुकसान होने लगेंगे। तो एक तरीके से यूएस भी अभी मिक्स फीलिंग में चल रहा है कि क्या करे क्या नहीं करे। चाइना इस सब में एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है, एक लिवरेज देख सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें यूएसए और इंडिया के जब रिलेशन खराब होने लगेंगे, तो चाइना ये कर सकता है कि जो इंडिया के साथ उसके बॉर्डर टेंशन है उसको खत्म करके एक नया ग्रुप बना सकता है, जिसमें रशिया, चाइना और इंडिया तीनों आ सकते हैं और डॉलर को अपोज कर सकते हैं, ठीक है, उसको चैलेंज कर सकते हैं, उसकी डोमिनेंस को खत्म कर सकते हैं, अमेरिका की डोमिनेंस को खत्म कर सकते हैं।
ठीक है, ये सारी चीज कौन कर सकता है? चाइना, इंडिया और रशिया। और अमेरिका भी नहीं चाहता कि इंडिया इनके साइड चला जाए। इसके अलावा चाइना और इंडिया ब्रिक्स के मेंबर भी हैं, और ब्रिक्स से जो नई एक ब्रिक्स करेंसी आने का प्रावधान होने वाला था, उसको लेके भी डोनाल्ड ट्रंप को एक डर है। लेकिन इंडिया ने ऑफिशियली स्टांस रखा है कि हमारा कोई इरादा नहीं है ब्रिक्स की करेंसी लेके आने का और डॉलर को डी डॉलराइजेशन करने का। ठीक है, तो इस तरीके की चीजें चाइना कर सकता है। अब हम देखते हैं जो यूएसए के ट्रेजरी सेक्रेटरी है, जिनका नाम है स्कॉट बेसेंट। ये एकदम चिल है। इन्होंने बोला है कि इतना परेशान क्यों हो रहे हो? यूरोपियन यूनियन पे भी टैरिफ लगे थे, जापान पे भी टैरिफ लगे थे, साउथ कोरिया पे भी टैरिफ लगे थे, लेकिन उनके साथ ट्रेड डील हो तो गई, उनके टैरिफ कम हो तो गए। तो ये हो सकता है इंडिया के साथ भी कम हो जाए। हो सकता है ये 3 दिन में हो जाए, हो सकता है 10 दिन में हो जाए, हो सकता है 30 दिन में हो जाए, लेकिन ये हो जाएगा, इनका ऐसा मानना है। ठीक है, अब हम देखेंगे इंडिया का रेस्पॉन्स क्या रहा। इंडिया ने इंडिया का रेस्पॉन्स ये रहा है कि इंडिया ने बोला कि हम ना तो यूरोपियन यूनियन की तरह, या फिर जापान की तरह, या फिर अदर कंट्रीज की तरह जो टैरिफ के डर से यूएसए की बात मान गए हैं या फिर उनके साथ डील कर लिए, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, हम हमारे स्टांस पे रहेंगे, हमारी बातें रखेंगे, और इसी के साथ क्या करेंगे? ग्लोबल इकोनॉमिक एंगेजमेंट करते रहेंगे, ट्रेड करते हुए। इंडिया ने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया है अमेरिका के जो एग्रीकल्चरल गुड्स हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि अमेरिका का यही चाहता है कि जो इंडिया का जो बहुत बड़ा मार्केट है, जहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट का कंजप्शन होता है और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट का कंजप्शन होता है, वहां पे अमेरिकन प्रोडक्ट्स को एंट्री मिल जाए। और इंडिया और यूएसए के बीच में जो डील नहीं हो पा रही है, उसका सबसे बड़ा रीजन भी ये दो ही चीज है, एग्रीकल्चरल गुड्स और डेयरी प्रोडक्ट। गॉट इट? एक और रीजन है जिसकी वजह से इंडिया अमेरिका के डेयरी प्रोडक्ट्स को इंडिया में नहीं आने दे रहा है, क्योंकि जो अमेरिका के केटल्स हैं वो क्या फीड करते हैं? नॉन वेजिटेरियन एडिटिव। ठीक है, तो जब वो खुद ही नॉन वेज खा के डेयरी प्रोडक्ट्स को निकाल रहे हैं, तो इंडिया के जो रिलीजन है वहां पे बहुत जगह क्या होता है, नॉन वेज को कंज्यूम नहीं किया जाता है, तो सेंटिमेंट्स भी हर्ट हो सकते हैं। ठीक है, अब एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो सबको पता है कि आए दिन फार्मर सुसाइड कर रहे हैं। ठीक है, स्ट्रक्चरल चैलेंज होते हैं यहाँ पे। अच्छा, चीजें नहीं हो पा रही है, जिस वजह से इंडिया नहीं चाहता है कि इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन के बाद भी अमेरिका के एग्रीकल्चरल गुड्स इंडिया में आए और इंडिया का पूरा एग्रीकल्चर को खत्म कर दे। और इंडिया एक तरीके से एग्रीकल्चरली कंट्री है, अगर ये इसको भी खत्म कर देगा तो खुद का स्टंस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्टंस क्या है। इंडिया बोलता है, इंडिया हेल्ड करेगा खुद का ग्राउंड ऑन डाटा लोकलाइजेशन पॉलिसी। ठीक है, इस बात पे भी रिफ्ट चल रहा है। इंडिया ने यह भी बोला है कि इंडिया रिजेक्ट करता है डिमांड टू लिफ्ट प्राइजेस। प्राइस किस पे? एसेंशियल मेडिकल डिवाइसेस लाइक स्टेंट्स एंड नी इम्प्लांट। इन दोनों चीजों पे भी इंडिया का ये स्टांस है कि हम इस पे प्राइस लिफ्ट या फिर हमारा प्राइस कंट्रोल हमारे हिसाब से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये सारी चीजें जब चल रही है, तो यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि जो इंडिया है वो 5th जनरेशन का फाइटर जेट किससे परचेज करने वाला है? हो सकता है रशिया से परचेज करने जा रहा है। तो एकदम खिसियानी बिल्ली की तरह डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि दोनों की दोनों क्या है? डेड इकोनॉमीज है। क्या है? डेड इकोनॉमीज है, यानी कि मरी हुई अर्थव्यवस्था है। उन दोनों को करने दो जो करना है। ठीक है, लेकिन इंडिया ने बात काफी ज्यादा सीरियस ली है, और संसद में पीयूष गोयल साहब ने, जो कि कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने इस पे अपना स्टांस रखा है। तो इन्होंने 5 महत्वपूर्ण बातें बोली है, वो क्या है? पहला तो इन्होंने रिजेक्ट किया है लेबल जो कि इंडिया पे लगाया गया है कि इंडिया एक डेड इकोनॉमी है। इंडिया बिल्कुल भी डेड इकोनॉमी नहीं है। दूसरा, ये बोलते हैं कि इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड ग्रोथ। ठीक है, ये है कि इंडिया एक सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, ये सभी को पता है। और इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है? इंडिया बहुत जल्द थर्ड लार्जेस्ट वर्ल्ड की इकोनॉमी बनने वाली है। ठीक है, थर्ड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट, अनबिल्डिंग सॉवरेनिटी। इंडिया ये चाहता है कि हमारे डिसीजन डिसीजन में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। हम जो भी डिसीजन लेंगे वो किसको प्रोटेक्ट करते हुए लेंगे? नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हुए लेंगे। ठीक है, और सारे स्टेप्स लेंगे जिसकी वजह से फार्मर्स भी सुविधा पाए, एक्सपोर्टर्स भी सुविधा पाए, और लेबरर्स या एंटरप्रेनर्स, इन सभी को ध्यान में रखते हुए हम नेशन इंटरेस्ट में डिसीजन लेंगे। फोर्थ इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है, फेयर एंड बैलेंस ट्रेड। ऐसा नहीं है कि अमेरिका हमें धमकाएगा या फिर हमसे जो भी बोलेगा हम वही सब करेंगे, नहीं। जो भी डील होगी म्यूचुअल बेनिफिशियल ट्रेड डील होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, स्ट्रेटेजिक असर्टिवनेस। ठीक है, इंडिया नो लॉन्गर अ पैसिव प्लेयर।
ठीक है, इंडिया अब खुद का स्टांस रख सकता है, इंडिया को कोई दबा नहीं सकता है, इंडिया विश्व पटल पे अपना एक ऐसी जगह रखता है कि अपनी बात रख सकता है। अब वो पहले की तरह नहीं रहा कि यूएसए जो बोलेगा इंडिया को करना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी बातें पीयूष गोयल साहब के द्वारा बोली गई है जब इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बोला गया। अब पाकिस्तान के साथ यूएसए ने क्या किया है, एक ट्रेड डील साइन कर ली है जिससे क्या करेगा, इंडिया को मॉक कर रहा है, इंडिया को चैलेंज कर रहा है, इंडिया को एक तरीके से वार्न कर रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ जा सकते हैं और आपको इसको अ, नुकसान होगा। ट्रम्प ने क्या किया है, अनाउंस की है एक डील विद इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान टू डेवलप पाकिस्तान ऑयल रिजर्व। अब बताओ, पाकिस्तान के पास भी ऑयल रिजर्व है, ऐसा पाकिस्तान का बोलना है। तो पाकिस्तान के पास भाई ऑयल रिजर्व है जिनको निकाल के लेके आएंगे। यूएसए की कौन सी कंपनी है ये अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन ये ट्रेड डील हो चुकी है और पाकिस्तान एकदम मजे में है कि हमारे पास पैसा आने वाला है। तो इस सारे तरीके की बातें पाकिस्तान कर रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। आज का रैप अप व्यूज रहेगा। द क्वेश्चन इज, द मालाबार एक्सरसाइज इज अ जॉइंट नेवल एक्सरसाइज ओरिजिनली बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री बिफोर द यूएस ज्वाइंट। मालाबार एक्सरसाइज जो पहले इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में थी और अभी इसको थर्ड कंट्री यूएस ने आके ज्वाइन किया है। ऑप्शन आर ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यूएसए, फ्रांस। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस सेशन में हमने जाना है कि किस तरीके से यूएसए ने इंडिया के ऊपर 25% का टैरिफ इम्पोज किया है, साथ ही साथ पेनल्टी लगाई है, और इंडिया एक नए वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर की ओर बढ़ने जा रहा है क्या, क्या वो चाइना को या रशिया को ज्वाइन करने वाला है क्या, इंडिया और यूएसए के रिलेशन खराब होने वाले हैं क्या, या फिर जो यूएसए हैं पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी सपोर्ट किया या फिर अभी भी सपोर्ट कर रहा है, किस तरीके से इंडिया और यूएसए के रिलेशन के डायमेन्यूक बन सकते हैं, इन सारी बातों की चर्चा हम इस सेशन में कर चुके हैं और आज का रेपो वीज भी देख चुके हैं। प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिए। थैंक यू फॉर दिस सेशन। कीप लर्निंग विद अभ्यस्त क्लासेस।